क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपकी सबसे कीमती चीज आपसे हमेशा के लिए दूर हो जा रही हो और आप चुप कर भी कुछ न कर पाए? मैं मर रहा था और मेरे साथ वो भी मर रही थी जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, या शायद जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने मेरा झुलसा हुआ हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने कहा था, फॉर्म युआन, अगर अगला जन्म सच में होता है तो मुझे इतनी देर से मत ढूंढना। और फिर सब कुछ काला हो गया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी मेरी आंखों के सामने चमकी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं कोई परलोक में नहीं था। चारों तरफ आग नहीं, बल्कि रंग बिरंगी लाइटें, गुब्बारे और लोगों की का शोर था। यह प्रिंस फेस्टिवल का मेला था। मैंने घबराकर अपने हाथ देखे। उन पर जलने का कोई निशान नहीं था। मैंने खुद को जोर से चिकोटी काटी। मुझे दर्द महसूस हुआ। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था। सामने लगे कैलेंडर पर तारीख चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं पूरे 10 साल पीछे आ चुका हूँ। ये वही मनहूस दिन था जब कॉलेज के दिनों में एक गर्ल फैमिली की वजह से मैंने बाई निंगबिंग से नफरत करना शुरू किया था। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था। इस बार मैं इतिहास बदलने आया था। पिछली जिंदगी में इसी मेले के एक रिंग टॉस स्टॉल के पास मेरी मुलाकात बाई निंगबिंग से हुई थी। वो हमारे कॉलेज की कैसन क्वीन थी। खूबसूरत, बेहद अमीर, लेकिन उतनी ही शांत और घमंडी। पिछली बार हमारे बीच में भाई हुआई थी, पर इस बार मैं कुछ अलग करने वाला था। स्टॉल का मालिक मुझे देखकर हंसने लगा और बोला कि अगर दम है तो एक रिंग फेंक कर दिखाओ। मैंने मन में सोचा कि इस बार निशाना ब्रेसलेट पर नहीं, सीधे किस्मत पर होगा। मैंने जोश में आकर हाथ में 3 रिंग ली। पहली रिंग फेंकी, उठा, मिस हो गई। तभी मैंने देखा कि दाई तरफ से बाई निंगबिंग गुजर रही है। उसने सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी और उसकी गोद में एक मोटी गोल मटोल नारंगी बिल्ली बैठी थी। नारंगी हमेशा की तरह चेहरे पर एक बेरुखी लिए चल रही थी। उसे देखकर मेरा ध्यान भटक गया और मैंने घबराहट में दूसरी और तीसरी रिंग एक साथ हवा में उछाल दी। और फिर जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रिंग स्टॉल के इनाम पर गिरने की बजाय सीधे जाकर बाई निंगबिंग के सिर के जूड़े में फंस गई और दूसरी रिंग सीधे उसकी गोद में बैठे नारंगी बिल्ली के गले में जाकर एकदम परफेक्ट कॉलर की तरह फिट हो जाती है। आसपास खड़ी भीड़ अचानक शांत हो गई, फिर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। भीड़ में से कोई चिल्लाया कि अरे भाई, क्या गजब का निशाना है। लड़की पर भी रिंग डाल दी और उसकी बिल्ली पर भी। अब सीधा घर ले जाओ दोनों को। बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मुझे घूरने लगी। मैं शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाते हुए हकलाने लगा कि सॉरी, वो मेरा निशाना थोड़ा खराब था। निंगबिंग ने ठंडे और कड़वे लहजे में मुझसे पूछा कि निशाना खराब था या तुम्हारी नीयत। उसने तुरंत अपनी गोद से उस मोटी नारंगी बिल्ली को उठाया और सीधे मेरी बाहों में ठूंस दिया। वो बोली कि ये रिंग इसके गले में आ गई है तो आज से ये मुसीबत तुम्हारी हुई। बिल्ली ले जा सकते हो, पर मेरे बारे में सोचना भी मत। और वो गुस्से में अपने पैर पटकती हुई चली जाती है। मैं वहीं खड़ा रह गया और मेरी बाहों में बैठी बिल्ली मुझे देखकर एक सुस्त मियाव करने लगी। मुझे बाद में पता चला कि उस बिल्ली का नाम फाचाई था। अजीब इत्तेफाक देखिए, पिछली जिंदगी में जब हमारे बीच दूरियां आ गई थी तब निंगबिंग इसी बिल्ली के साथ अपना अकेलापन बांटती थी, लेकिन इस बार ये बिल्ली मेरे पास थी। इसे घर में रखना आसान नहीं था क्योंकि मेरी माँ को बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे इसे अपनी अलमारी और बेड के नीचे छिपाकर पालना पड़ रहा था, पर मेरा असली मकसद तो निंगबिंग का दिल जीतना था।
अगले ही दिन मैं कॉलेज के कैंपस में पहुंच गया। मेरे हाथ में एक टिफिन बॉक्स था जिसमें गरम गरम नूडल्स थे और दूसरे हाथ में एक ताज़ा लाल गुलाब था। मैं सीधा बिजनेस डिपार्टमेंट के उस आलीशान केबिन की तरफ बढ़ा जहां बाई निंगबिंग अपने पिता के बिजनेस का कुछ काम संभाल रही थी। पिछली जिंदगी में लू झाओ याओ की गलतफहमियों की वजह से मैंने निंगबिंग को हमेशा एक घमंडी और मतलबी लड़की समझा था। जब उसने मुझे सहारा देना चाहा तो मैंने उसका हाथ झटक दिया था, पर इस बार मैं उसे वो अकेलापन कभी महसूस नहीं होने देना चाहता था। मैं बिना नॉक किए केबिन में घुस गया। निंगबिंग ने चौंक कर ऊपर देखा और गुस्से में कहा कि तुम फिर आ गए, सिक्योरिटी को बुलाओ। मैंने मुस्कुराते हुए टेबल पर टिफिन और गुलाब रख दिए और कहा कि सिक्योरिटी को बाद में बुलाना, पहले ये नूडल्स खा लो, सुबह से सिर्फ कॉफी पी रही हो। और हाँ, ये गुलाब की सबसे खूबसूरत क्वीन के लिए है। निंगबिंग थोड़ी हैरान हुई। उसकी आंखों की शक्ति थोड़ी कम हुई, पर उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और धीमी आवाज में पूछा कि तुम अचानक इतने बदल क्यों गए फोंग युआन? कुछ दिन पहले तक तो तुम मुझसे देखना भी नहीं चाहते थे, अब ये सब नाटक क्यों? मैं गंभीर होकर उसके करीब आया और कहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है निंगबिंग। मैं नहीं चाहता कि जब तक मुझे तुम्हारी कीमत समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। निंगबिंग की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन वो अब भी डर रही थी, मानो उसे अपने बीते कल का कोई डर सता रहा हो। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, झूठ लू झाओ याओ। उसे देखते ही मेरी आंखों गुस्से से सिकुड़ गई। लू झाओ याओ, मेरी बचपन की दोस्त। दिखने में वो बेहद मासूम और लाचार लगती थी, लेकिन पिछली जिंदगी में वही हमारे बीच के हर फसाद की जड़ थी। उसी ने निंगबिंग के खिलाफ मेरे कान भरे थे और अंत में फैक्ट्री में आग भी। खैर, उसका फोन आने का मतलब था कि वो अपना अगला मोहरा चलने वाली थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से रोने की और हवा चलने की तेज आवाज आई। लू झाओ याओ को कांपती आवाज में रोते हुए बोली, फेंग युआन, प्लीज मुझे बचा लो। मैं कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग की छत पर हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। निंगबिंग ने मुझे से सब कुछ छीन लिया। मैं जीना नहीं चाहती। मैंने तुरंत फोन काटा और निंगबिंग का हाथ पकड़कर कहा कि निंगबिंग, मेरे साथ चलो, आज इस खेल का अंत करना है। जब हम कॉलेज की छत पर पहुंचे तो तेज हवा चल रही थी। लू झाओ याओ छत के किनारे खड़ी थी और उसका हुलिया बिखरा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मेरी तरफ दौड़ने का नाटक करने लगी, पर तभी उसकी नजर इस बात पर पड़ी कि मेरे साथ बाई निंगबिंग भी हाथ पकड़कर खड़ी है। लू झाओ याओ के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा साफ झलक उठा। वो झूठे आंसू बहाते हुए बोली कि फेंग युआन, तुम इस औरत को यहाँ क्यों लाए? क्या तुम भूल गए कि इसने तुम्हारे परिवार को कितना परेशान किया? क्या तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करते? मैं आगे बढ़ा। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने साफ और कड़वे शब्दों में कहा कि झाओ याओ, नाटक बंद करो। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त थी और अब वो भी नहीं हो। और जहाँ तक परिवार की बात है, मेरे चाचा के साथ मिलकर जो तुम हमारे बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश रच रही हो, मुझे उसके बारे में सब पता चल चुका है। ये सुनते ही लू झाओ याओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अचानक रोना बंद कर दिया और उसकी आंखों में टीपन आ गया। वो धीरे से मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए बोली कि तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम वो फेंग युआन नहीं हो जिसे मैं जानती थी। क्या क्या तुम्हें भी वो सब याद है? वो आग, वो बिजली की तरह एक खौफनाक सच मेरे दिमाग में कौंधा। लू झाओ याओ को भी पिछली जन्म का याद था। वो कोई आम विलेन नहीं थी। वो भी समय में पीछे आई थी ताकि इस बार वो निंगबिंग को पूरे तरह से मिटा सके। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, साजिश और गहरी हो चुकी थी। उसी रात जब हमारी आंखें खुली तो हम
दोनों कुर्सियों से बंधे हुए थे। यह वही पुराना अंधेरा फैक्ट्री था जहां पिछली जिंदगी में हमारी मौत हुई थी। सामने मेरे लालची चाचा और लू झाओयाओ हाथ में एक जलती हुई मशाल और पेट्रोल की कैन लिए खड़े थे। मेरे चाचा क्रूरता से हंसते हुए बोले कि भतीजे, तुमने हमारे सारे अकाउंट ब्लॉक करवा दिए, बहुत स्मार्ट बन रहे थे ना। अब इस जायदाद का असली वारिस हम बनेंगे। लू झाओयाओ उस जलती हुई मशाल को निंबिंग के चेहरे पर पास लाई और बोली कि पिछली बार आग में सिर्फ ये मरी थी और तुम तड़पते थे होंग युआन। इस बार तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाएगा। चलो देखते हैं कि तुम्हारा यह पुनर्जन्म का प्यार कितना सच्चा है। और यह कहते हैं उन्हें मशाल को जमीन पर फेंक के पेट्रोल पर गिरा दिया। आग पल भर में चारों तरफ फैल गई। फैक्ट्री के पुराने लकड़ी के खंभे जलकर गिरने लगे और वो दोनों पिछले दरवाजे से भाग निकले। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वही आग, वही धुआं, वही मौत का एहसास। निंबिंग धुएं की वजह से बेहोश हो रही थी, लेकिन इस बार मैं लाचार नहीं था। मैंने पिछली जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं किया था, पर इस बार मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ पटका, जिससे लकड़ी टूट गई। आजाद होते ही मैंने तुरंत निंबिंग की रस्सियां खोली। तभी छत का एक भारी जलता हुआ शाहीर सीधे निंबिंग के ऊपर गिरने वाला था। मैंने बिना एक सेकंड गवाए निंबिंग के ऊपर छलांग लगा दी और उसे अपनी बाहों में कसकर छुपा लिया। वो जलती हुई लकड़ी मेरी पीठ को छूते हुए जमीन पर गिरी। मैं दर्द से चिल्ला उठा, पर मैंने निंबिंग को नहीं छोड़ा। निंबिंग ने रोते हुए होश में आते ही कहा कि फेंग युआन, मुझे छोड़कर भाग जाओ। तुम फिर से मेरे लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा कि क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया था, इस जन्म में मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। तभी अचानक फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा एक गूंज के साथ टूट गया। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम अंदर घुस आई और हैरान करने वाली बात यह थी कि हमारी वो नारंगी बिल्ली फाचाई भी पुलिस वाले के आगे आगे दौड़ती हुई आ रही थी, मानो वही इन्हें रास्ता दिखा कर लाई हो। पुलिस वाले ने तुरंत हमें सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर लू झाओयाओ और चाचा को पहले ही हथकड़ी लगाई जा चुकी थी। किस्मत ने इस बार मौत को हरा दिया था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लू झाओयाओ और चाचा अपने कर्मों की सजा काटने जेल जा चुके थे। पुलिस को उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे। जिंदगी आखिरकार पटरी पर आ गई थी। वो 10 साल का पछतावा, वो आग का खौफ, सब खत्म हो चुका था। आज हम खूबसूरत गोल्डन बीच पर छुट्टियां मना रहे थे। डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणों पानी पर चमक रही थी। मेरी पीठ पर हल्की पट्टी बंधी थी और मैं और बाई निंबिंग रेत पर साथ बैठे थे। हमारे पैरों के पास वो मोटी नारंगी बिल्ली फाचाई मजे से सो रही थी। निंबिंग ने मुस्कुराकर अपना सिर मेरे कंधे पर रखा और शरारत से पूछा कि फेंग युआन, सच बताओ, उस दिन मेले में वो रिंग वाला निशाना क्या सच में एक गलती थी, या तुमने जानबूझकर मुझ पर डोरी डालने के लिए ऐसा किया था? मैंने हंसते हुए फूटी हुई फाचाई बिल्ली को देखा और कहा कि शायद वो एक गलती थी, या शायद हमारी किस्मत थी। इस बिल्ली के रूप में आई थी जो जानती थी कि उसके पापा को अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए थोड़े से धक्के की जरूरत थी। पिछली जिंदगी में हमने एक दूसरे को खोकर सिर्फ अजनबियों की तरह वक्त बिताया था, लेकिन इस जन्म में हमने अपनी खुशियों को 10 साल पहले ही ढूंढ लिया। कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं, पर अगर किस्मत को मंजूर हो तो वो एक अंगूठी और एक बिल्ली के जरिए भी आपको आपकी मोहब्बत से मिला देती है।